हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम गाइड CSS। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे CSS PMS और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। PPSC की भी जो है हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो ब्रॉन्स्टेड-डॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। और इस टॉपिक के अंदर हम जो है कॉन्सेप्ट्स को जो है कवर करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बेस, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ और जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर, ये सारा डिस्कस करेंगे। ब्रॉन्स्टेड-डॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले हम देखें कि 1923 में देयर वाज अ टू साइंटिस्ट इन विच वन इज़ ब्रॉन्स्टेड एंड ब्रॉन्स्टेड वाज अ डैनिश केमिस्ट एंड जो है हमारे पास जो है लॉरी, इट वाज अ इंग्लिश केमिस्ट। और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंटली मीन्स के जो है ये कोई एक साथ एक ही लैब में काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी लिए काम कर रहे थे, वो दोनों अपनी जगह पे काम कर रहे थे। और दोनों ने सेम टाइम पे जो है अपने जो है रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया एंड इट वाज अ ग्रेट को इंसिडेंस कि दोनों की रिसर्च सेम थी। तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को हम दोनों साइंटिस्ट को रिगार्ड करते हुए ब्रॉन्स्टेड-डॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन ट्रांसफ़र है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम एसिड टू बेस। तो जो है एसिड टू बेस में ये हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र है। और इसमें हम देखें कि अगर हमारे पास एसिड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी स्पीशी है विच हैव प्रोटॉन, जिसके पास प्रोटॉन होता है यानी H पॉजिटिव, और फिर वो उसको डोनेट भी करता है। और वो प्रोटॉन जो है वो H पॉजिटिव जो है वो डोनर भी होता है। तो ये दोनों बातें इसके अंदर होती हैं। और बेस जो है, बेस हमारे पास जो है विच नॉट हैव H पॉजिटिव, जिसके पास H पॉजिटिव नहीं होगा, और फिर वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर भी होगा। तो ये दो बातें हैं। इसमें आपने याद रखना है कि ये दोनों बातें होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास C6H6 बेंजीन है, तो जो बेंजीन है वो जो हमारे पास है उसके पास प्रोटॉन है, लेकिन ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, नॉट अ प्रोटॉन डोनर। तो जब ये प्रोटॉन डोनर नहीं है तो फिर ये जो है एसिड कैटेगरी के अंदर जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन सब्सटेंस के पास होना चाहिए और फिर वो प्रोटॉन डोनेशन भी करता हो, प्रोटॉन डोनर भी हो। इसी तरीके से अगर हम किसी भी बेस की बात करें और उस बेस के पास क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या फिर जो है वो OH नेगेटिव आयन रखता हो, तो ये इतना जो है होना इनफ नहीं है, ये इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके बाद उसको प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करना चाहिए, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो अगर किसी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, कोई भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास कोई अगर ऐसा कंपाउंड मौजूद है जो कि प्रोटॉन जिसके पास प्रोटॉन है लेकिन वो इसको डोनेट नहीं कर रहा, तो अगर वो डोनेट नहीं कर रहा तो फिर वो उसको हम एसिड भी नहीं कंसीडर करेंगे, वो नॉट एसिड होगा। और इसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई कंपाउंड है और वो OH नेगेटिव ग्रुप है उसके पास, बिल्कुल है, लेकिन वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो बेशक उसके पास OH नेगेटिव आयन है, लेकिन वो प्रोटॉन जब एक्सेप्टर नहीं है तो फिर वो बेस भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चले इसके अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया का, और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होगी। हमारे पास जो है NH4 पॉजिटिव एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव। तो एक जो हमारे पास यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन के पास भी प्रोटॉन है और यहाँ पे क्लोरीन के पास भी प्रोटॉन है, लेकिन HCl क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो इसलिए ये एसिड कंसीडर होगा और ये जो है ये बेस कंसीडर होगा। इसी तरीके से अगर हम NH4 को देखें तो NH4 अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर NH3 में जब आएगा तो NH4 प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये जो है इसकी जो है ये एसिड
कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ज़ाहिर है जो प्रोटॉन डोनर होता है। और अगर Cl वापस HCl में रिवर्स में जाएगा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में जब Cl वापस HCl के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या है, ये हमारे पास बेस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। अब जो है जैसे हम देख रहे हैं NH4 जो है वो NH3 के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो क्योंकि ये NH3 एक बेस है और NH4 एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हुए, तो इसलिए जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव है वो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है, और जो हमारे पास Cl नेगेटिव है वो HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से हर कंपाउंड का एक पेयर होता है जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि HCl और Cl नेगेटिव ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और हमारे पास जो है NH3 एंड हमारे पास जो है यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, और तो NH4 पॉजिटिव जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के तौर पे होगा। तो ये भी हमारे पास एक एसिड बेस पेयर है जिसमें NH3 बेस है और NH4 पॉजिटिव जो कॉन्जुगेट एसिड है, और सेम इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास एक और रिएक्शन है, हम कहते हैं हमारे पास HBr है और प्लस हम इसका वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे H3O पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे Br नेगेटिव की फॉर्मेशन हो रही है। तो HBr जो है ये ऐसा HCl या HBr दोनों हैलोजन एसिड के अंदर आते हैं, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्योंकि प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है, और यहाँ पे वाटर जो है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास बेस के अंदर आ जाएगा, और इस तरीके से H3O पॉजिटिव फिर कॉन्जुगेट ये हमारे पास हो जाएगा एसिड, और Br नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट हमारे पास बेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड है, और इस तरीके से ये एक एसिड बेस पेयर का जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का जो है ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक और हम रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास यहाँ पे वाटर है और साथ में हम NH3 का जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास बनेगा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे वाटर जो है वो एज एसिड रिएक्ट कर रहा है, NH3 एज बेस रिएक्ट कर रहा है, और ये NH4 पॉजिटिव जो है हमारे पास ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है कॉन्जुगेट एसिड, और OH नेगेटिव हमारे पास फिर कॉन्जुगेट बेस की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास पेयर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो है एसिड्स और बेसिस मौजूद हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे और कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस को हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम एसिड्स के अंदर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो H2SO4 जब किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ रिएक्शन में ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है H पॉजिटिव, और प्लस हमारे पास आता है HSO4 हमारे पास आएगा नेगेटिव। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है HSO4 नेगेटिव है, अगर ये फर्दर जो है अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट करे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ज़रूर कोट करेंगे, वो हमारे पास है H2S की। तो H2S में हमारे पास जो है रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास H पॉजिटिव डोनेट करेगा, साथ में HS नेगेटिव बन जाएगा, और हमारे पास अगर हम देखें तो फिर HSF जो है HS जो है वो HS नेगेटिव अगर फर्दर प्रोटॉन डोनेट करे तो ये हमारे पास जो है एक और H पॉजिटिव एंड प्लस S2 नेगेटिव की जो है फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो है H3PO4 हमारे पास मौजूद है, फास्फोरिक एसिड है, तो ये भी अपना 1 प्रोटॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास H2PO4 नेगेटिव आ जाएगा। और फिर अगर हम H2PO4 को फर्दर देखें तो ये एक और प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे H पॉजिटिव एंड प्लस HPO4 2 नेगेटिव आ जाएगा। और फिर अगर हम देखें कि हमारे पास जो है HPO4 जो है
वो एक और प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास बन जाएगा PO4 3 नेगेटिव। तो ये कुछ कंडीशंस है। अब इन तमाम जो मैं हमने एसिड्स को कंसीडर किया, इसमें हमारे पास जो डेफिनेट एसिड के अंदर आ रहे थे उनमें हमारे पास H2SO4 एज एसिड रिएक्ट कर रहा था, इसके बाद H2S जो है वो भी एज एसिड रिएक्ट कर रहा था, फिर हमारे पास जो है H3PO4 भी जो है वो एज एसिड रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं एक एडिशन करना चाहूँगा H2CO3 की। तो H2CO3 जो है वो भी एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, हमारे पास H पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे HCO3 नेगेटिव, और HCO3 नेगेटिव हमारे पास एक और प्रोटॉन डोनेट जब करेगा तो ये हमारे पास आएगा H पॉजिटिव एंड प्लस CO3 2 नेगेटिव। सो अच्छा चलें, H3PO4 हो गया, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि H2CO3। तो ये तो सारे एसिड कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। अगर हम यहाँ पे इन तमाम रिएक्शंस के जो एंड हमारे पास आ रहा था, तो H2SO4 का जो हमारे पास एंड आ रहा था वो था हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, तो ये बेस के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है एक और आ रहा था H2S के मामले में हमारे पास S2 नेगेटिव आ रहा था, और H3PO4 में हमारे पास PO4 3 नेगेटिव आ रहा था, और H2CO3 जो है हमारे पास यहाँ पे उसके एंड पे हमारे पास CO3 2 नेगेटिव आ रहा था। तो ये बेस है। अब इन एसिड्स और बेस के जो है दरमियान में कुछ हमारे पास स्पीशीज़ प्रोड्यूस हुई। उन स्पीशीज़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से H2S के मामले में हमारे पास यहाँ पे HS नेगेटिव हमारे पास एक स्पीशीज़ प्रोड्यूस हुई। इसके दरमियान में H2CO3 के मामले में हम देखते हैं कि हमारे पास HCO3 जो है वो प्रोड्यूस हुआ, और HCO3 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। और इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास जो H2CO3 के मामले में HCO3 हमारे पास आया। और अगर जो हम देखें इसमें हमारे पास H3PO4 में, तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए, एक था H2PO4 नेगेटिव और दूसरा है हमारे पास HPO4 2 नेगेटिव। तो ये बेसिकली कंपाउंड्स हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे आयन्स हैं जो एज एसिड भी रिएक्ट कर सकते हैं और एज बेस भी रिएक्ट कर सकते हैं। और ऊपर वाली एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे वाटर भी जो है वो दोनों बिहेवियर शो कर रहा था, वो एज एसिड भी रिएक्ट कर रहा था और एज बेस भी रिएक्ट कर रहा था। इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आयन्स हैं जो एज एसिड भी रिएक्ट कर रहे हैं और एज बेस भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस बिहेवियर को हम यहाँ पे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एम्फोटेरिक हमारे पास जो है ये बिहेवियर है। एम्फोटेरिक बिहेवियर में हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं। इसमें हमारे पास H2O आ रहा है, इसमें हमारे पास HSO4 नेगेटिव आ रहा है जो कि H2SO4 SO4 के दरमियान एक मौजूद आयन है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे H2S और S2 नेगेटिव के दरमियान HS नेगेटिव है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव है, एंड सो ऑन हमारे पास HCO3 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे HCO3 नेगेटिव हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है ये कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है देखते हैं हमारे पास वाटर है। तो अगर हम वाटर का रिएक्शन HCl के साथ करवा दें तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन होगा हमारे पास H पॉजिटिव का हमारे पास आ जाएगा H3O पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव, जहाँ पे वाटर एज बेस रिएक्ट कर रहा है। और अगर हम इसी वाटर का जो रिएक्शन है वो करवा दें अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है NH4 पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे जो है OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे वाटर एज एसिड रिएक्ट कर रहा है। इसी तरीके से तो यहाँ पे साबित हुआ कि जो वाटर है वो एक एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब हम देखते हैं HSO4 नेगेटिव। तो HSO4 नेगेटिव के पास दो एबिलिटीज़ हैं। एक एबिलिटी तो ये है कि ये अपना जो है प्रोटॉन डोनेट करके H पॉजिटिव और प्लस SO4
टू नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब यहाँ पे H पॉजिटिव को ये डोनेट कर रहा है तो ये एज एसिड रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो ये वापस जो है H2SO4 में चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये एज बेस बी रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम HSO4 नेगेटिव को जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, एम्फोटेरिक कंसीडर करते हैं। सेम एज वेल हमारे पास यहाँ पे HS है, तो HS नेगेटिव जो है उसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और जो है H पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव में चला जाए। तो जब ये ऐसे करेगा तो ये एसिड आएगा। एंड सेम एज वेल जब ये एक H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो ये वापस H2S में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एज बेस भी रिएक्ट कर सकता है। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो आयन्स हैं वो किस तरीके से, और सेम एज वेल हमारे पास बाकी कंडीशंस है, आप बनाते जाएं HCO3 की भी, H2PO4 नेगेटिव, ये HPO4 2 नेगेटिव। तो ये जो आयन्स हैं ये किस तरीके से एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो तीन बातें हमने जो है समझी। सबसे पहले हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनते हैं, यानी कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है जो उसका रिवर्स है। उसके बाद हमने समझा कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स एज एम्फोटेरिक बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों का जो है वो रोल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपस में किस तरीके से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम जो है इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे HCl है, और अगर हम इसका वाटर जो है इसके साथ जो है वो रिएक्शन करवाएं तो ये हमारे पास बनेगा हमारे पास H3O पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास आ जाएगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारे पास Cl नेगेटिव है, अगर मैं इसका दोबारा रिएक्शन यहाँ पे Cl नेगेटिव का वाटर के साथ करवा दूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वापस हमारे पास जो है ये HCl में चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूँ तो इन दोनों इक्वेशन को सिंबॉलिकली हम यूँ लिखेंगे कि हमारे पास एक एसिड है यानी कि HA, उसका अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो ये हमारे पास बनाएगा H3O पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा A नेगेटिव। अगर इसी A नेगेटिव को मैं दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो ये हमारे पास बनाएगा वापस, हमारे पास ये बनाएगा यहाँ पे हमारे पास HA और प्लस हमारे पास आ जाएगा OH नेगेटिव। तो ये बेसिकली इस सिंबॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इसी इक्वेशन का जो है वो यहाँ पे कैसे लिखूँ, इन दोनों इक्वेशन, इसकी इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे जो है वो कैसे लिखें, इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, और ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस का अगर जो है मैं यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 के हिसाब से जो हमारे पास KC बन रहा है वो KC आएगा H3O पॉजिटिव एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A नेगेटिव, डिवाइड बाय हम करेंगे HA की मोलर कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई वाटर की कंसनट्रेशन। तो यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे KC के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा KC, हमारे पास आ जाएगा KC और मल्टीप्लाई H2O की कंसनट्रेशन आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, और इक्वल टू ये आ जाएगा H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे A नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे जो है डिवाइड बाय हम इसको कर देंगे किसके साथ, HA के साथ। तो ये हमारे पास इसमें KC इक्वेशन आई, और ये हमारे पास KC इंटू H2O बराबर होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट KA के बराबर। इसी तरीके से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास जो KC की इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास यहाँ पे HA डिवाइड बाय मल्टीप्लाई OH नेगेटिव, और हमारे पास डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे A नेगेटिव एंड मल्टीप्लाई H2O। तो H2O को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो KC और एक्टिव कंसनट्रेशन हमारे पास H2O की 55.5 मोल पर डीएम की मोलरिटी होती है, मोलर कंसनट्रेशन की, और ये कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है
Kb यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है Ka और मल्टीप्लाई हम करते हैं Kb को, तो Ka की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है, Ka की वैल्यू हमारे पास है H पॉजिटिव, A नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाय हमारे पास है HA, ये आ गया। और Kb की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, Kb की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे पास आ जाएगी। ये H2 तो उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो Kb हमारे पास आता है HA की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव, और डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पे आ जाता है A नेगेटिव। तो हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि HA के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और A जो है वो नेगेटिव जो है वो A नेगेटिव के साथ कंसनट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो Ka हमारे पास Ka मल्टीप्लाई Kb है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के बराबर है। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो Ka और Kb हैं ये बेसिकली Kw के बराबर है, और Kw की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। Kb की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बराबर होती है 1.0 10⁻⁻14 के। तो यहाँ तक तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि जो है अगर हम इसको जो है इसका नेगेटिव लॉग ले लें तो फिर हमारे पास यहाँ पे आफ्टर ऑल रिज़ल्ट क्या बनेगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास Ka है मल्टीप्लाई हमारे पास Kb है, ये इक्वल टू Kw के बराबर है, और Kw की जो वैल्यू है वाटर कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास 1.0 10⁻⁻14 है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे जो है लॉग लेंगे, तो लॉग हमारे पास जो है वो Ka आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लॉग लेते हैं तो ये लॉग हमारे पास Kb आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास लॉग जो है वो Kw आ जाएगा। अगर हम दोनों पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb, और फिर हमारे पास ये माइनस लॉग Kw हो जाएगा। तो ये हमारे पास P माइनस लॉग हम P से स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, तो Pka, और ये हमारे पास माइनस लॉग ये भी जो है Pkb माइनस फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास Pkb इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा Pkw। अच्छा, ये मैं समझा दूं कि ये इक्वेशन मैंने कैसे बना ली। एक तो बात याद रखें कि जब हम लॉग लगाते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिखा है कि माइनस लॉग Ka, ये एक ब्रैकेट लगाई, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के माइनस लॉग Kb लिखा, और ये माइनस लॉग Kw। तो अब जो है ये माइनस लॉग Ka ये Pka के बराबर हो जाएगा, ये प्लस का साइन एज इट आ जाएगा, और ये फिर माइनस लॉग Kb जो है ये Pkb के जो है इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास Pkw, और Pkw जो है यानी कि हमारे पास जो माइनस लॉग 1.0 अगर आप कैलकुलेटर पे भी करें तो आंसर यही आएगा 10⁻⁻14 होता है, ये इक्वल होता है 14 के। तो Pka एंड प्लस Pkb जो है ये आंसर 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास Pka की वैल्यू जो है वो बढ़ रही होगी तो Pkb की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज़ होगी, और हमारे पास जो दोनों का आंसर होगा वो 14 होगा। इसका मतलब ये है कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसी एसिड का, वो उसका ही जो कॉन्जुगेट बेस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात जो है वो हमें बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि जो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो बेस कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और अगर वीक एसिड होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे याद रखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है जो इजीली डिसोसिएट हो, जो इजीली H पॉजिटिव डोनेट करे। जो जितना इजीली H पॉजिटिव डोनेट करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है तो वीक एसिड का मतलब ये है कि यहाँ वीक एसिड में जो एनाइन है और जो H पॉजिटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो जो एसिड है वो अपना H पॉजिटिव डोनेट करना ही नहीं चाहता।
और अगर वो करता है तो उसको वापस हासिल कर लेता है, तो इसलिए वो जो है वो वीक एसिड के अंदर आएगा और फिर उसका जो हमारे पास अपोजिट आएगा वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा। तो ये ताल्लुक़ है बेसिकली हमारे पास इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब हम आते हैं कि जो है कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने डिस्कस की थी आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे साल्ट्स हैं जो कि एज न्यूट्रल साल्ट्स हैं वैसे तो, लेकिन जो है वो साल्ट्स जो हैं जब वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो अपना अलग से जो है वो बिहेवियर शो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स हैं, अगर हम बहुत सारे ऐसे साल्ट्स की बात करते हैं जो कि क्या करते हैं, जब उनका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि AlCl3 है हमारे पास, इसमें FeCl3 हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है, AlCl3 है, FeCl3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे NH4Cl भी इसी के कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास NH4NO3 है, NH4NO3 हमारे पास मौजूद है। ये सारे साल्ट्स जो हैं ये कैटेगरी के 1 के अंदर आते हैं। तो आर्हीनियस के पास तो इसका कोई आंसर नहीं था कि ये जो साल्ट्स हैं ये क्यों जो है वाटर, हालांकि इन साल्ट्स के पास कोई H पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं है, तो फिर भी ये जो साल्ट्स हैं ये क्यों जाके जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में जाके ये जो है वो साल्ट को जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको एसिडिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है NH4Cl। अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास ये क्या करेगा, हमारे पास जो है ये आ जाएगा किस तरीके से, NH4 और OH आपस में बॉन्ड बनाएंगे, NH4OH, और जो यहाँ पे Cl है ये जो है क्या कहते हैं, ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl का। तो ये जो है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करता और ये डिसोसिएट रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। याद रखें यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और हमारे पास जो है यहाँ पे वीक बेस हो, तो इसके नतीजे में जो साल्ट बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिक करेगा, एक्वस सॉल्यूशन को टर्न्स कर देगा, टर्न्स इनटू एसिडिक। ये कंडीशन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने कहा HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl अपना H पॉजिटिव डोनेट करता है, वापस गेन नहीं करता, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर हम जो है इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, किसी भी वीक बेस के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वीक बेस कोई भी आप ले लें, ठीक है, उसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो जो यहाँ पे हमारे पास साल्ट बनेगा, ठीक है, जो हमारे पास चलिए आप यहाँ पे जो है NH3 को ले लें, ये तो ये जो साल्ट हमारे पास बनेगा ये बनेगा NH4 हमारे पास बन जाएगा, NH4 हमारे पास बन जाएगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा Cl नेगेटिव। ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है NH4Cl जो है ये आपस में कंबाइन होकर अगर एक साल्ट बनाते हैं NH4Cl, तो जैसे ही ये वाटर के अंदर ऐड होगा तो वाटर में जाकर ये क्या करेगा, ये NH4OH बना लेगा रिएक्शन, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयोनाइज ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि H पॉजिटिव कंसनट्रेशन क्योंकि इंक्रीज़ होगी, तो ये जो साल्ट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन को जो है। इसी तरीके से हमारे पास NH4NO3 है, तो ये दोनों जो साल्ट्स हैं जो हमारे पास NH4Cl है और NH4NO3, नाइट्रिक एसिड और आप अमोनिया का रिएक्शन करवा लें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन करवा लें तो उसमें ये दोनों साल्ट्स हैं। इसी तरह से हम अगर एक और रिएक्शन करवाते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है और अमोनिया का अगर हम रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होगा NH4 पॉजिटिव प्लस
NO3 नेगेटिव, ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये साल्ट बन जाएगा NH4NO3 हमारे पास एक कंपाउंड है। और ये जो कंपाउंड है अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं NH4NO3 का, अगर हम जो है यहाँ पे एक जो है सोल्यूशन बनाएं, एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं हम यहाँ पे वाटर की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास जो है किस तरीके से आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा NH4OH एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे NO3 एंड NO3 नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, एंड प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल OH और H में स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्योंकि इंक्रीज़ कर रही है तो इसलिए ये जो है सोल्यूशन को एसिडिक कर देगा। तो ये तो एक कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्वा सोल्यूशन को एसिडिक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे FeCl3 मौजूद है। तो FeCl3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है। अगर हम इसका जो है एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो इसका जो एक्वा सोल्यूशन है हमारे पास 6H2O के साथ अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो ये बनता है हमारे पास Fe इंटू हमारे पास है यहाँ पे H2O 6 टाइम्स, एंड Fe का जो चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 पॉजिटिव एंड प्लस हमारे पास जो है 3Cl नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो 3Cl नेगेटिव है ये इसके साथ वापस कंबाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो Cl नेगेटिव है ये बेसिकली एक कॉन्जुगेट हमारे पास बेस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का। तो ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है, तो वीक कॉन्जुगेट बेस का मतलब यही है कि ये वापस HCl में नहीं जाना चाहेगा या वापस जो है ये कंबाइन नहीं होना चाहता। तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का। तो ये हमारे पास कंडीशन हुई। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये वाटर में क्या करता है, जब हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो ये एक्वा सोल्यूशन में हमारे पास क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। Fe हमारे पास है H2O हमारे पास है 6 टाइम्स है एंड इस पे चार्ज है 3 पॉजिटिव। तो ये अपने इस 3 पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए अपने चार्ज को जो है वो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, ये करेगा यहाँ पे Fe एंड H2O 5 टाइम्स, और जो 6th वाटर मॉलिक्यूल है वो उसमें से जो है एक OH जो है वो रह जाएगा, और OH पे ज़ाहिर है माइनस चार्ज होता है, तो जिस पे ये 3 पॉजिटिव के बजाय अब ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें से H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो H पॉजिटिव है वो हमारे पास जो है क्योंकि प्रोड्यूस हुआ है तो ये H पॉजिटिव वाटर को एसिडिक कन्वर्ट कर देगा, और ये H पॉजिटिव इस वाटर इस एक्वा सोल्यूशन में मौजूद जो Cl नेगेटिव है उससे कंबाइन नहीं होगा। उसकी वजह जो है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो क्लोराइड आयन है वो एक वीक कॉन्जुगेट बेस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का, तो ये वापस जो है वो कंबाइन नहीं होता। सो इसी तरीके से हमारे पास एक और साल्ट मौजूद है, वो हमारे पास है FeCl3। FeCl3 का भी अगर हम जो है एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो इसका जो एक्वा सोल्यूशन है वो भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। Fe हमारे पास H2O 6 टाइम आ जाएगा यहाँ पे, और इस आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पे 3Cl नेगेटिव आएगा। एंड सेम एज वेल हमारे पास यहाँ पे जो है ये जो Fe हमारे पास आयन का बना है आयरन का H2O 6 टाइम्स है 3 पॉजिटिव चार्ज, ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस करने के लिए आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Fe H2O 5 टाइम, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाता है OH नेगेटिव भी साथ आ जाता है। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आ जाएगा Fe H2O 5 टाइम, साथ में आ जाएगा OH, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज 3 पॉजिटिव जाए 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और प्लस हमारे पास H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन यहाँ पे नहीं होगा, और इस तरीके से ये जो है सोल्यूशन को एसिडिक कर देगा। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आयन है ये एसिडिक आयन है, ये एसिड कैटेगरी के अंदर आता है, और ये वाला जो है ये हमारे पास बेस कैटेगरी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये आती है कि अगर हम कोई वीक एसिड लें और वीक एसिड का जो रिएक्शन है वो हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करें तो हमारे पास फिर एक ऐसा जो है वो साल्ट या कंपाउंड प्रोड्यूस होगा जो कि सॉल्यूशन को क्या करेगा, जो कि अपने एक्वा सॉल्यूशन को ये जो साल्ट होगा ये साल्ट जब वाटर में ऐड करेंगे
तो ये उसको जो है क्या कर देगा, बेसिक कर देता है, बेसिक करता है। इस बहुत सारे साल्ट्स में हमारे पास जो टाइप्स हैं, इनमें सबसे पहली टाइप तो हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमारे पास है CH3COO तो ये हमारे पास एक इसमें हमारे पास साल्ट मौजूद है इसमें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है K2CO3 हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे NaF सोडियम फ्लोराइड मौजूद है। तो ये वो साल्ट्स हैं जो कि जिनका अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएं तो ये एक्वा सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन को बेसिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास CH3COONA है, तो ये सबसे पहले एक वीक एसिड है। CH3COOH ये एक वीक एसिड है और इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारे पास जो साल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो आ जाएगा CH3COONA एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे जो है H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो साल्ट है जब हम इसका जो है एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वा सॉल्यूशन कैसे आएगा, हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन आ जाएगा CH3COONA और क्योंकि यहाँ पे वाटर भी मौजूद है तो ये आयनाइज हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा CH3COOH एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव एंड प्लस OH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो सोडियम है और जो OH है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस से हैं, तो इसलिए ये वापस ये हमारे पास उसके रिवर्स में अगर वीक हो जाए, वीक कॉन्जुगेट एसिड की कैटेगरी में आएंगे तो ये वापस रिकम्बाइन नहीं होना चाहते। जबकि ये आयन हमारे पास जो है एक वीक एसिड से आया तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट हमारे पास बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस अपना H वापस कंबाइन कर लेगी। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव की प्रोडक्शन है ये क्या करेगी, ये सॉल्यूशन को बेसिक कर देगी। इस तरीके से रिएक्शन हो गया। और बाकी भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन है। हमारे पास जो है K2CO3 मौजूद है, या सोडियम फ्लोराइड हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर जो है हम एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड लें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास और इसके साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो फिर हमारे पास जो यहाँ पे एक साल्ट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा साल्ट होगा, कैसा साल्ट प्रोड्यूस होगा जो कि वाटर एक्वा सॉल्यूशन में न्यूट्रल ही रहेगा। ना तो वो एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को ना तो वो एसिडिक करेगा, ना ही वो जो है वो यहाँ पे इसको बेसिक करेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं। आज के अगर हम टॉपिक की कंक्लूजन करें तो इसकी कंक्लूजन हमारे पास बड़ी सीधी सीधी सी है कि सबसे पहले हमारे पास एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो एबिलिटी रखती है H पॉजिटिव को डोनेट करने की, और हमारे पास जो है बेस जो है वो एक ऐसी स्पीशी है जो कि एबिलिटी रखती है H पॉजिटिव को ये डोनेट कर सकती है, और ये जो है एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन H पॉजिटिव को। ये बड़ी सीधी सीधी सी बात पढ़ी। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। कॉन्जुगेट, हर कंपाउंड का एक कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है वो पेयर होता है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो अगर हमारे पास अगर जो कॉन्जुगेट एसिड जो एसिड है हमारे पास अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट जो है कॉन्जुगेट बेस होगा वो जो है वो वीक होगा। ये हमने यहाँ पे देखा कि वो किस तरीके से यहाँ पे वीक होगा। फिर हमने यहाँ पे जो है एम्फोटेरिक को भी साथ में डिस्कस किया। एम्फोटेरिक हमारे पास है ऐसी स्पीशीज़ जो एज एसिड भी रिएक्ट करती है और एज बेस भी रिएक्ट करती है। तो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इसमें बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास। इसमें H2O है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास HSO4 नेगेटिव है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है HS नेगेटिव है, और इसके अलावा हमने एसिड्स और बेस के अंदर जो है वो डिस्कशन की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ चीज़ें जो है लिख कर दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है एसिड बेस का यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा जो है वो क्या कहते हैं एसिड न्यूट्रल भी कंपाउंड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखें तो एसिड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे HCl है हमारे पास, HBr है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है H2 हमारे पास है H2SO4 भी हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, हमारे पास यहाँ पे H2O भी आ सकता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि NH4 पॉजिटिव भी यहीं पे आएगा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से FeH
H2O इंटू हमारे पास 6 3 पॉजिटिव भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एलुमिनियम जो है H2O 6 ये 3 पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास एसिड के अंदर आ सकता है। बाकी हमारे पास है यहाँ पे HCO3 नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स न्यूट्रल हैं, बहुत सारे केटाइंस हैं और बहुत सारे एनाइंस की फॉर्मेशन में मौजूद हैं, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बेस में देख सकते हैं, तो बेस में भी ये तीनों कैटेगरीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अमोनिया है हमारे पास जो है इस तरीके से अमाइंस वगैरह मौजूद हैं। इसमें भी हमारे पास वाटर मौजूद है, हमारे पास इसमें हमारे पास Fe इंटू H2O5 एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा OH इंटू हमारे पास आ जाएगा 2 पॉजिटिव जो है ये हमारे पास बेस में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एलुमिनियम है, ये भी H2O इंटू 5 OH यहाँ पे और ये 2 पॉजिटिव, ये भी बेस के अंदर आ सकता है। OH नेगेटिव आ सकता है हमारे पास HS नेगेटिव, ये भी बेस के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव या आयंस की शक्ल में भी एसिड बेस नज़र आ रहे हैं और हमें जो है वो न्यूट्रल भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन की कि किस तरीके से हमारे पास बहुत सारे जो साल्ट्स हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं कि जो है एक कंपाउंड जो है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिक करता है, बेसिक करता है या वो न्यूट्रल रखता है। तीनों कंडीशन डिस्कस की हमने। तो ये सारा था हमारा ओवरव्यू। सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट का ये पार्ट 1 था और ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट का जो पार्ट 2 है उसमें हम जो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी तक हमने जो है इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर नहीं किया। इसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, आयोनाइजेशन हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास आयोनाइजेशन की मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास चार्ज वगैरह को हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो जो हमारा इसमें पार्ट 2 का जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक है इसका जो पार्ट 2 लेक्चर होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो देखिएगा। और अगर आपने आर्हेनियस से मुतालिक और उससे भी पहले जो अर्ली कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी एक लेक्चर हम जो है लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।